गरीब बहू को मिला पुराने कुएं में हरी भरी ठंडी रसोई का सुख। आजा आजा मेरी प्यारी बहू, मेरे ताजमहल जैसे बने घर में तेरा स्वागत है। अब तुझे ही यहाँ की बागडोर संभालनी है। माँ जी, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपके घर की सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाऊंगी। रुकमनी, तुम्हारी बहू बहुत सुंदर और लाजवाब है। बुआ जी, आपकी बहू भी प्यारी है और आपका पोता भी। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, अभी लाइमलाइट की तुम्हें जरूरत है। तब बहू का गृह प्रवेश हो जाता है, सब सोने चले जाते हैं। अगले दिन शीतल, उसका पति अरविंद, बेटा चिंटू, वसुंधरा विदा लेते हैं। तब जानवी, अरे आप इतनी सुबह सुबह क्यों जा रहे हैं? चाय नाश्ता तो कर लीजिए। हाँ सुन रहे, इतनी भी जाने की क्या जल्दी है, चले जाना अपने गाँव, थोड़ा चाय नाश्ता करके जाओ, मेरी बहू की पहली रसोई का खाना चख कर जाओ। अब तू कहती है तो कुछ देर रुक जाते हैं। चल आजा, मैं तुझे अपनी रसोई दिखा दूं। पता है आज मैंने अपनी बहू के लिए मॉड्यूलर किचन तैयार करवाए हैं, जहाँ पर सुविधा की सारी चीजें हैं। हाँ मम्मी, बहुत भूख लग रही है, मुझे खाना खाना है। हाँ बेटा रुक जा, अभी चिंटू के लिए खाने को कुछ मिल जाएगा और दूध हो जाता तो। हाँ हाँ बहू, चिंता क्यों करती है, मैं चिंटू के लिए अभी दूध गर्म करवा देती हूँ और साथ में घी वाली खिचड़ी भी खा लेगा। शादी पार्टी में इसने भी तला हुआ खाया है। तब वो लोग रुक्मणी की मॉड्यूलर किचन में जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी और शानदार रसोई थी, जहाँ सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण थे। जानवी बहू ऑटोमेटिक गैस को जलाती है तो शीतल हैरान हो जाती है। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी रसोई है और चाय भी बनाना शुरू कर दिया गैस पर और दूध भी उबल रहा है, तब भी गर्मी नहीं लग रही है। ये कैसा जादू है। मेरी रसोई में तो सिर्फ रोटी बनाने से ही गर्मी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर मुझे ठंडक महसूस हो रही है। हाँ वो इसीलिए है क्योंकि मेरी एडवांस किचन में 2 टन का एसी लगा है, जो यहाँ के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, और बड़ा सा एग्जॉस्ट फैन भी है और बड़ी विंडो भी, जो रसोई की सारी गर्मी बाहर निकाल देता है। अरे वाह, आपकी रसोई तो बहुत महंगी है। वाह माँ जी, मुझे अपनी रसोई बहुत पसंद आई। कुछ भी देर में जानवी बहू दूध गर्म करके चिंटू को दे देती है और चाय ब्रेड पकौड़े बनाकर सभी मेहमानों को परोसती है। सब उसके हाथ का खाना खाकर खुश होते हैं। वाह बहू, तुमने बहुत अच्छा बनाया है। हाँ सच में बहुत अच्छा है। और लेना बेटा, और बहू रास्ते के लिए भी कुछ खाना रखना, और ये लीजिए हमारी तरफ से छोटा सा तोहफा, ये बायना और आप चारों का तोहफा। इसकी क्या जरूरत है काकी जी। हाँ रुक्मणी बहन, रहने दो ना। अरे ऐसे कैसे, आप मेरे बेटे की शादी में आए, खाली हाथ थोड़ी लौटा सकती हो। और ये मेरे चिंटू के लिए ये सुंदर कपड़े और चॉकलेट मेरे लिए। हाँ बेटा तुम्हारे लिए। अच्छा काकी जी, आज्ञा दीजिए, अब चलते हैं। गले मिलने के बाद वो सब निकल जाते हैं। गाड़ी से रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं और ट्रेन से वो अपने गांव जबलपुर आ जाते हैं, जहां गर्मी से परेशान होते हुए वो अपनी छोटी झोपड़ी में आते हैं। हाँ मैं तो थक गई, 4 दिन के लिए शादी में क्या गई, गंदगी ही हो गई है। चिंटू बेटा तू साइड में जा, बाहर खेल। माँ जी आप भी बैठ जाइए, बाहर मैं फटाफट झाड़ू लगा देती हूँ। चिंटू बेटा धूप में नहीं जाना, हाथ मुंह धो लो। देख बहू, हम भी थक गए हैं, तू भी थक गई है, तू अकेले काम क्यों कर रही है? मैं तेरे साथ जल्दी से करवा देती हूँ ताकि सभी जल्दी आराम कर पाएं। बाप बेटे हाथ मुंह धोकर बाहर पेड़ की छांव के नीचे बैठ जाते हैं। वहीं सास बहू फटाफट से धूल मिट्टी झाड़कर जाले हटाकर झाड़ू पोछा लगा देती है। फिर वसुंधरा बाहर आंगन में पानी छिड़क कर झाड़ू लगाती है, जिससे कि थोड़ी ठंडक मिले। वो सब सत्तू पीकर पंखा चलाकर आराम से लेट जाते हैं। तब भी झोपड़ी की तपिश कम नहीं होती। हाँ माँ, अभी भी गर्मी लग रही है। हाँ सच में गर्मी कितनी बढ़ गई है ना। हाँ बढ़ गई है, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। बहू शाम को बाजार से सब्जी लाकर बना देना। जी माँ जी। कुछ देर के लिए वो सब थकान में आकर सो जाते हैं। शाम को 5 बजे शीतल चाय बनाती है। ये लीजिए माँ जी चाय। वैसे बहू, इतनी गर्मी में बिना चाय पिए रहा भी नहीं जाता और चाय पी भी नहीं जाती। कुछ नहीं हो सकता हम जैसे गरीब लोगों का। हाँ क्योंकि हम चाय पी के ही मानेंगे। वो कहते हैं ना, चाय के बिना तो सुबह अधूरी है, जीने के लिए ये तलब भी जरूरी है। वाह 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 वाह, 1 कप चाय और यादें तुम्हारी। बस इतनी सी है ये दुनिया हमारी। वाह 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 वाह। अरे बस चिंटू, बस 3 बार ही वाह बोलते हैं। चाय पीने के बाद शीतल बाजार जाती है, जहाँ हर जगह सब्जी महंगी थी। बाप रे, सारी सब्जियां 30 की, आधा किलो 30 रुपए पाव है। ये आलू ही ले लेती हूँ, थोड़े हरे आलू निकलेंगे लेकिन सस्ते तो हैं, सब्जी बन जाएगी। शीतल सस्ते हरे आलू में से कुछ आलू छांट कर घर ले आती है और घर आने के बाद आलू की सब्जी बना देती है। 8 बजे रोटी बनाने पर चूल्हे की गर्मी घर में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे शीतल पसीने से लथपथ हो जाती है।
बाप रे, कितनी गर्मी हो रही है। माँ जी, मुझे तो काकी की रसोई की याद आ गई। कैसे उनकी रसोई में ठंडा आ रही थी। आपको याद है, इतनी बड़ी किचन और 3-3 चूल्हे जलते, पर फिर भी गर्मी नहीं लग रही थी। हाँ देखा मैंने, क्योंकि उसके अमीर वाली रसोई में ठंडक के लिए एसी लग रहा था। हम तो गरीब लोग हैं, हमारी रसोई कैसे ठंडी हो सकती है। बाप रे, इतनी गर्मी में मेरे से नहीं रहा जा रहा है। मैं थोड़ा बाहर टहल कर आ रहा हूँ। चल चिंटू बेटा। चिंटू अपने पिता का हाथ पकड़कर घर के बाहर टहलता है। इतने में शीतल रोटी बनाकर रख देती है और वो भी हाथ मुंह धोकर बाहर बैठ जाती है। सच में माँ जी, बहुत गर्मी है। यहाँ बैठकर भी गर्मी कम नहीं हो रही। अरे आप आ गए। अजी, हमारे घर में कूलर नहीं आ सकता क्या? बहुत गर्मी हो रही है, सोएंगे कैसे? अरे मैं खुद यही सोचते हुए आ रहा हूँ कि बाहर भी इतनी गर्मी है तो रात को सोएंगे कैसे। सच में बेटा, बहुत गर्मी लग रही, कोई इंतजाम कर गर्मी भगाने का। वैसे तो माँ, मैं कल काम पर जाऊंगा। अगर सेठ जी एडवांस पैसे दे दें तो एक बार को मैं कूलर लाने की सोच लूंगा। मम्मी भूख लग रही है, मैगी खानी है। चुप कर, मैगी खाने का टाइम है? रोटी सब्जी बनाई है मैंने, चल अंदर। घर में थोड़ी हवा आए इसलिए शीतल घर की दोनों खिड़कियां खोल देती है और जमीन पर एक बार ठंडा पोछा मार देती है, जिससे फर्श थोड़ा ठंडा लगे। सब जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं। आए रब्बा, थोड़ा सुकून मिला। मैं तो कहती हूँ बहू ऐसे ही सो जाएंगे आज ठंडी जमीन पर। हाँ माँ जी। हाँ, रास्ते की अभी बहुत थकान है, मेरे को तो अभी से नींद आ रही है। फिर वो लोग खाना खाकर लेट जाते हैं। इतने में शीतल झूठे बर्तन साफ करके लेट जाती है। थोड़ी बहुत गर्मी और मच्छर से उन्हें परेशानी होती है, लेकिन जैसे तैसे चादर ओढ़कर सब सो जाते हैं। अगले दिन बहू घर की सफाई करती है और खाना बनाती है। अरविंद गोदाम चला जाता है। सास को प्यास लगती है, तब मटका खाली होता है। पानी भी नहीं है बहू, कुएं में से पानी भर के लाना पड़ेगा। एक तो गांव, ऊपर से गर्मी और गरीबी, पानी के लिए भी कुएं के पास भटकना पड़ता है और कुआं भी दूर है। काश इस घर के पीछे ही कोई कुआं होता। है तो सही बहू, लेकिन वह सूखा पड़ा है कौशल्या जी का। काश उसमें पानी होता। ये सब बात करने से कुछ नहीं होगा माँ जी। अब मैं पानी लेकर आती हूँ, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। चिंटू बेटा, दादी के पास रहना। ठीक है माँ। इतना कहकर शीतल दूर के कुएं से 2 घड़े पानी भरती है। शुक्र है पानी भर गया। शीतल पानी के मटके भरकर लाकर रख देती है और सास को पानी पिलाती है। शाम को अरविंद छुट्टी से पहले, सेठ जी, मैं 10 किलो चावल और 20 किलो गेहूं दूसरे गोदाम में रखवा दिए थे। मुझे ये कहना था सेठ जी कि 2-4 हजार रुपए एडवांस मिल सकते हैं क्या? मुझे वो कूलर लाना था अपने घर पर। वो क्या है ना, गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, घर पर छोटा बच्चा भी है। अरे तुझे क्या लगता है मेरे माथे पर पागल लिखा है हा? तेरे घर में छोटा बच्चा है, तुम लोगों को गर्मी लग रही है, इससे मुझे क्या? अरे तेरे जाने से यहाँ 4 दिन का काम मैंने किसी और कारीगर से करवाया है, पता भी है कैसे? ऊपर से तू मेरे से एडवांस पैसे ले चुका है, अब तेरे को और पैसा चाहिए? अरे मेरे पास कोई पैसा नहीं है, काम करना है तो कर, नहीं तो निकल जा। नहीं सेठ जी, मैं कर लूंगा काम, मुझे। फिर 2 बोरी उठाने के बाद अरविंद अपने घर चला जाता है। वहीं शीतल खाना बनाते हुए, नाम शीतल, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं मिल रहा शीतल। खाना बनाते बनाते मैं पानी पानी हो गई हूँ। सच में आज का दिन कैसे कटेगा मुझे भी समझ नहीं आ रहा। दोपहर में तो जैसे तैसे काट लिया। हाँ, मैं घर आ गया। अरविंद को इतनी गर्मी लगती है कि वो रात को नहाकर बैठ जाता है। अब थोड़ा चैन मिलेगा, बहुत गर्मी है। अपने घर में कूलर आ जाता तो ठीक रहता, लेकिन नहीं आ पाएगा शीतल। सेठ जी नाराज हैं, ज्यादा कुछ हुआ तो सेठ जी हमेशा के लिए मेरी छुट्टी कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, वरना घर का काम कैसे चलेगा? वैसे इतनी गर्मी हो रखी है। माँ जी, मैं सच्ची बता रही हूँ, अपनी रसोई इतनी गर्मी से भरी हुई है ना कि घर में भी गर्मी फैल गई है। ऐसी गर्मी में बैठकर निवाला भी गले से नहीं उतरता। हमारा छोटा बच्चा भी कैसे बर्दाश्त कर रहा है गर्मी, मैं ही जानती हूँ। हाँ, चल आकर चिंटू खाना खा ले। फिर सब परिवार साथ बैठकर खाना खाता है। गर्मी में उनका खाना खाना भी दुश्वार हो रहा। ऐसे 3-4 दिन गर्मी में उनके गुजरते हैं, लेकिन जब भी सुबह शाम शीतल मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती है, उस तपन से घर और ज्यादा भट्टी जैसा तप जाता है। जिस घर में अरविंद का बीपी डाउन हो जाता है और बेटे को लू लग जाती है, जिसके कारण उसका बुखार कम होने का नाम ही नहीं लेता। माँ जी देखिए ना, मेरे बच्चे को उसका बुखार उतर ही नहीं रहा। इस गर्मी में और तपे जा रहा है। क्या करूं? इतने पैसे भी नहीं है कि डॉक्टर के पास ले जाऊं। परेशान मत तो शीतल बहू, मैं कुछ करती हूँ। मम्मी अच्छा नहीं लग रहा, बैठा नहीं जा रहा। 2 बार चिंटू खांसता है और फिर उसे उल्टी आ जाती है। शीतल अपने बेटे को साफ करके उसे जगह की सफाई करती है। चिंटू की हालत खराब हो रही थी। इतने में वसुंधरा 2 नींबू और बर्फ का टुकड़ा पड़ोसन से मांग कर ले आती है, जिससे वो चिंटू के ठंडे पानी की पट्टी सर पर रखती है।
माँ जी, मेरा बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना? खाना बनाने की वजह से इस जगह और गर्मी हो गई है। मुझे ऐसा कुछ करना होगा जिससे मेरी रसोई ठंडी रसोई बनी रहे। मेरी ठंडी रसोई का सुख ही अब हमारी तबीयत को सही रख सकता है। बहू हौसला रख, ये नींबू पानी भी चिंटू को पिला दे और तू भी पी ले। गर्मी से सबकी हालत अंजर पंजर हो रखी है। शीतल बेटे को नींबू पानी पिला देती है, फिर नमक चीनी का घोल। 2 घंटे तक शीतल चिंटू के सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रखती है, जिससे शाम तक उसका बुखार कम हो जाता है और वो डिस्पेंसरी ले जाती है, जिससे चिंटू की दवाई आ जाती है। उसे दवाई पिलाती है। रात को वो एक भीगी बोरी को खिड़की पर लगा देती है। तब सास, बहू ये तू क्या कर रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ जी, अगर मुझे अपने बच्चे की जान बचानी है और हम सबको भी गर्मी से बचाना है तो रसोई को ठंडक बनाना ही होगा। इसीलिए मैंने गीली बोरी लगाई है, जिससे कि बाहर से गर्म हवा इससे छनकर ठंडी आ जाए। शीतल ये तरकीब काम करेगी भी? जी, आज तो यही है मुझे। शाम को साथ बैठकर खाना खाते हैं। तब थोड़ी सी ठंडी हवा उन्हें मिल जाती है। अरे बहू, तेरी तरकीब तो काम कर गई, पहले से कम गर्मी है। हाँ माँ जी, बस चिंटू ठीक हो जाए। खाना खाने के बाद जैसे ही शीतल सोने जाती है, तब उसे चिंटू को दूध देना होता है, लेकिन दूध गर्मी के कारण फट जाता है। हे भगवान, क्या हो गया? गर्मी से दूध भी फट गया। अब मैं चिंटू को क्या दूंगी? उसे दवाई देनी थी। रोटी सब्जी इस टाइम उसके गले से उतरेगी नहीं। अब इतनी रात को दूध कहाँ से आएगा? क्या खिलाऊं माँ जी इसे? दोबारा से चूल्हा जलाऊंगी, फिर गर्मी बढ़ जाएगी कमरे में। रुक, दाल में छोटी छोटी रोटी गलाकर खिला दे किसी तरीके से इसे। शीतल चिंटू को खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन बीमार होने की वजह से वो खाता नहीं है और रोने लगता है। बेटा थोड़ा खा ले किसी तरीके से, हम बेबस माँ बाप क्या करें? माँ जी, इसका बुखार तो फिर चढ़ रहा है धीरे धीरे। तब शीतल एक तौलिया गीली करके लाती है, अपने बेटे का पूरा बदन पोंछती है और उसे किसी तरीके से खाना खिलाती है। साथ में वसुंधरा उसकी हवा करती रहती है। तब जाकर दवाई खाकर चिंटू सो पाता है और माँ बाप भी ऐसे ही बच्चे की हवा करते रहते हैं और सो जाते हैं। धीरे धीरे चिंटू का बुखार उतर जाता है, लेकिन शीतल, अरविंद और वसुंधरा भी गर्मी से परेशान रहते हैं। थोड़ी देर में शीतल को बदबू आती है। अरे ये बदबू कहाँ से आ रही है? मुझे भी बहुत देर से बदबू आ रही है बहू, और ये घुटन सा लग रहा है। इस बोरी को हटा दे, इसके पास से ही बदबू आ रही है। शीतल उस बोरी को हटाने जाती है तो देखती है कि उस पर फफूंदी लग जाती है, जिसकी बदबू बढ़ जाती है। शीतल फौरन उस बोरी को उठाकर बाहर फेंकती है। मेरी रसोई को ठंडा करने वाला ये प्लान तो फ्लॉप हो गया माँ जी। मुझे कुछ और सोचना होगा। रसोई को भी घर से बाहर नहीं निकाल सकती, क्योंकि बाहर पहले से ही गर्मी है। हाँ बहू, मम्मी मैं बाहर रोहन के साथ खेलने जा रहा हूँ। नहीं, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। बाहर धूप में जाने से देख रहा है ना तेरी तबीयत कितनी बिगड़ गई है, कमजोर हो गया है। घर में ही खेल, घर में ही बुला ले रोहन को। अच्छा ठीक है, लेकिन शाम को जब धूप नहीं होगी तब खेलूंगा। हाँ ठीक है। चिंटू अपने दोस्त को घर में बुलाकर ले आता है और जब धूप खत्म हो जाती है तो शाम को वो लोग पेड़ के नीचे पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। अरविंद शाम को कुछ पैसे लेकर आता है, जिससे सास बहू बाजार से सामान ले आते हैं। सस्ती सब्जी और दाल चावल ले आते हैं और दूध फटे ना इसलिए शीतल पहले ही 2 बार दूध को उबाल देती है। लेकिन खाना बनाने से जो गर्मी घर में बढ़ रही थी, उसका अभी भी कोई इलाज नहीं मिला। काश हम गरीब नहीं होते, इतने अमीर होते कि हमारी भी रसोई में एसी हो, जिससे हमें ठंडी रसोई मिले। लेकिन नहीं। देखो, हमारी गरीबी के चलते ना हमारे घर में कभी कूलर आ सकता है, नहीं कभी हमारी रसोई ठंडी होगी। इसलिए अपने मन से इस बात को निकाल दो। शीतल खाना बनाते बनाते फिर पसीने में भीग जाती है। रात को तेज हवा चलने लगती है, जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिलती है। तेज आंधी के चक्कर में आसपास का कूड़ा सारा आंगन में जमा हो जाता है। अगली सुबह जब शीतल सारे पत्ते और कचरा इकट्ठा कर देती है, तब अजी जरा एक सूखा कचरा हमारे घर के पीछे वाली खाली जगह पर फेंक कर आ जाइए, और ध्यान से कुएं से बचकर जाना। अरे बहू, तू इसे वहाँ क्यों भेज रही है? तुझे पता है ना वो खतरनाक कुआं है। लोग तो उसे भूत वाला कुआं भी बोलते हैं। अरविंद बेटा, वहाँ पर मत जा। अरे आप आज के जमाने में कैसी बातें करते हैं? हम इतने सालों से यहाँ रह रहे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूत वगैरह कुछ नहीं होता। आप जाइए जी। रुक, 50 कदम की दूरी है, फिर भी मेरे साथ ही चल तू। ठीक है माँ। एक तसले में सारे सूखे पत्ते और कचरा लिए अरविंद पीछे की ओर जाकर कुएं की तरफ आते ही हैं कि कटीली झाड़ियों की वजह से कब उसका पैर कुएं की तरफ आ जाता है और वो गिर जाता है, उसे पता नहीं चलता। वसुंधरा देवी घबरा जाती है। अरविंद, अरविंद मेरे बच्चे। माँ मुझे बचाओ, मैं यहाँ गिर गया हूँ कुएं के अंदर। वसुंधरा के जोर जोर चिल्लाने पर शीतल और पड़ोसन शोभा आ जाते हैं और एक रस्सी की मदद से उसे बाहर निकालते हैं। भगवान का शुक्र है आप ठीक है, आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? बस पीठ में थोड़ा दर्द हो रहा है। लेकिन मुझे तो गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है। इससे अच्छी ठंडक तो कुएं के अंदर थी। लगता है कुएं के अंदर गिरने से आपकी चोट पीठ पर नहीं सर में लगी है। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? कुएं में ठंडक कैसे हो सकती है?
वो तो कब से सूखा पड़ा है। अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगा, तुम 4-5 मिनट में बचाने आए हो। इतनी देर में अंदर था और मुझे जरा से भी गर्मी नहीं लगी। वो सच में ठंडक थी। बेटा अरविंद, तू आराम कर, कुआं नीचे की तरफ है इसलिए थोड़ी ठंडक लगी होगी तुझे, और कोई बात नहीं है। शीतल नीम और चंदन का लेप बनाकर पति के पीठ पर लगा देती है, जिससे उसका सारा दर्द और घाव 2 दिन में भर जाता है। लेकिन चूल्हे पर जितनी बार भी खाना बनाती है उसे गर्मी का एहसास होता है। तब क्या ये जो बोल रहे थे ये सच है? अगर कुएं में सच में ठंडक हुई तो एक बार देख लेती हूँ। शीतल उस कुएं की ओर रस्सी माचिस दिया लेकर जाती है और रस्सी के सहारे अंदर उतर जाती है। 2-4 मिनट बाद अरे वाह, यहाँ तो सच में ही ठंडक लग रही है। और इतनी ठंडक तो है कि ये बिना पंखे के सो सकते हैं। शायद थोड़ी जमीन की जगह है, इसीलिए अरविंद जी सही बोल रहे थे। यहाँ पर किसी का आना जाना नहीं है, सूखा हुआ है। अगर यहाँ पर हवा सही से आती है और घुटन ना हो तो मैं यहीं पर रसोई बना लूंगी, क्योंकि ये ठंडी जगह है। जल्दी से ये दिया जलाकर देख लेती हूँ। अगर वो दिया मुझे कल भी जला हुआ मिला तो मैं माँ जी से बात करती हूँ। शीतल वहां का ऑक्सीजन चेक करने के लिए एक छोटे से दिया को जलाकर रस्सी के सहारे ऊपर आकर कुएं से बाहर निकल जाती है। अगले दिन जाती है तो वो दिया उसे वापस जला हुआ मिलता है और सास को जाकर बताती है। ये सुनकर अरविंद और वसुंधरा दोनों ही हैरान थे। नहीं नहीं बहू, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तेरा दिमाग खराब है। वहाँ खतरा हो सकता है, अगर पानी आ गया तो। अभी 2 दिन पहले तो शीतल तुम मुझे पागल बोल रही थी, अब तुम उस कुएं के अंदर आ गई और तुम वहां ठंडी रसोई बनाने की बात कर रही हो। ये खतरनाक है। प्लीज मेरी बात मान जाइए, चिंटू के खातिर ही। ठीक है चलो। शीतल अपने पति और सास को उस कुएं के अंदर ले जाती है। वो सच में देखते हैं कि वहां ठंडक है। ऐसे बहू तू बोल तो सही रही है, ये जगह सच में ही काफी ठंडक है। तू सच में यहाँ रसोई बनाना चाहती है? हाँ माँ जी, इससे हमारा घर तपेगा नहीं और यहाँ खाना खाएंगे शांति से बैठकर, तो हम भी बीमार नहीं होंगे। और वैसे भी सूखे कुएं में कौन आता जाता है, पानी है ही नहीं। मैं तो सोच रही हूँ हम इसकी आज सफाई शुरू कर देते हैं। हाँ ठीक है। ठीक है, मैं बाहर खड़ा हो जाता हूँ। आप लोग मुझे कूड़ा देना, मैं खींच कर निकाल दूंगा। दोनों की हाँ सुनकर शीतल भी खुश हो जाती है। फिर अरविंद बाहर निकलता है और दोनों सास बहू मिलकर कुएं की सफाई करती हैं। जाले, जंगली बेल, पौधे, सूखा कचरा इकट्ठा करती हैं, जो कि अरविंद को बाल्टी में डालकर देती हैं और अरविंद उस कूड़े को बाहर फेंक देता है। ऐसी 2-3 बारी वो कचरे को बाहर निकालते हैं। तभी सास के पैर पर चूहा चढ़ जाता है और सास डर कर बहू से लिपट जाती है। बहू, चूहा चूहा, मुझे बचा बहू, मुझे बचा। हाँ कॉकरोच, माँ जी कॉकरोच। अरे कॉकरोच नहीं, चूहा नहीं माँ जी, चूहा तो गया, कॉकरोच आ गया। अब आपकी साड़ी पर बचाओ। वसुंधरा जैसे ही अपनी साड़ी पर कॉकरोच देखती है तो और तेज चिल्लाती है। ऊपर से अरविंद भी डर जाता है। अरे आप लोग ठीक तो हो ना? इतना बड़ा कुआं है ये। हट हट हट, बक बक। हाँ अरविंद जी, हम ठीक है। कीड़े मकोड़े थे। माँ जी ध्यान से सफाई करते हैं अब हम। थोड़ी देर में सास बहू उस कुएं की सफाई कर देती हैं। फिर अरविंद से पानी मांग ही रही होती हैं कि शीतल फिसल जाती है। तभी उसका हाथ एक छोटे से पाइप पर पड़ता है, जिसके अंदर पत्थर निकालने से वहां से थोड़ा थोड़ा पानी आने लगा। अरे माँ जी, चमत्कार हो गया। थोड़ा थोड़ा पानी यहाँ पर अभी भी आ रहा है, हम सफाई कर देते हैं। हाँ बहू, यहाँ पर ज्यादा तेजी से पानी नहीं आ रहा था, इसीलिए ये पुरानी लाइन कभी बंद कर दी। अभी तो यहाँ पर एक तहखाना भी होगा। बबीता जी बता रही थी, यहाँ पर वो अपना सूखा अनाज रखती थी। अच्छा। जैसे ही शीतल उस जगह की और अच्छे से सफाई करती है तो एक झाड़ियों के पीछे वो तहखाना भी मिल जाता है, जिसको सास बहू पूरा अच्छे से चमका देते हैं और पानी से धो देती हैं। वहां उन्हें बिल्कुल भी पसीना नहीं आता। आने जाने के लिए वो लकड़ी की लंबी सीढ़ी तैयार कर देती हैं और फिर नदी किनारे जाकर बहू मिट्टी निकालती है। शीतल, तुम ये क्या करने वाली हो? हाजी, अगर हमें नीचे ठंडी रसोई बनानी है तो उस जगह को ठंडी मिट्टी से और मोटी कर रही हूँ, ताकि और ठंडक बने। और चूल्हा भी तो जलाना है, तो मिट्टी ले जा रही हूँ। अरे ठीक है, मैं भी तुम्हारी मदद कर देता हूँ, लेकिन चिंटू के पास भी जाना है। शीतल कई चक्कर लगाकर चिकनी मिट्टी कुएं के अंदर ले जाती है और अरविंद भी मदद करवा देता है, जिसकी वजह से वो पूरे कुएं की आसपास की दीवारों को अंदर से मिट्टी से लेप देती है, जिससे वहां पर और भी ठंडक महसूस होती है। पर मिट्टी का चूल्हा भी बना देती है। अगले दिन वो अपने बेटे चिंटू को भी अंदर लेकर आती है। वो बच्चा खेलने लगता है। माँ, हम कुएं के अंदर क्यों आए हैं? मुझे तो यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ कोई गर्मी नहीं है, ना धूप आती है। मैं अपने दोस्त रोहन को भी ले आऊँ यहाँ? नहीं बेटा, ये जगह खेलने के लिए नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें लेकर आई हूँ। यहाँ पर मैं रसोई बनाऊंगी। ठीक है मम्मी। अच्छा, तुम यहीं खेलो, मैं जब तक रसोई का सामान लेकर आती हूँ। अरविंद काम पर चला जाता है। चिंटू कुएं के अंदर खेल रहा होता है। तभी उसे एक प्यारा सा पौधा मिलता है। ये तो मेरी तरह एकदम छोटा सा बच्चा पौधा है। वो शीतल भी रसोई में सामान ले आती है, लेकिन वहाँ खाना बनाने के बाद उससे बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती और साथ बैठकर सब खाना खाते हैं।
सच में बहू, आखिर तूने ठंडी रसोई बना ही ली, वो भी पुराने कुएं में। हाँ माँ जी, आखिर किसने ये सोचा था, लेकिन बहुत खाली खाली सी लगती है जगह। मैं सोच रही थी यहाँ कुछ और भी होना चाहिए। हाँ, होना तो चाहिए। चिंटू खाना खाकर बाहर बाहर उस कोने पर क्यों पहुंच जाता है? क्या है उधर? मैं भी देख रही हूँ माँ जी, बहुत देर से ये इधर ही खेल रहा है। शीतल वहां जाती है तो देखती है एक छोटा सा पौधा है और चिंटू उसमें पानी डाल रहा है। नहीं नहीं मम्मी, ये मेरा प्यारा सा छोटा सा पौधा, आप इसको तोड़ना मत। आपने सारे पौधे निकाल दिए यहाँ के। अरे बेटा, मैं कुछ नहीं करी, तू खेलना है इसके साथ। लेकिन ये किस चीज का पौधा है, देखने दे। अरे ये तो मिर्ची का पौधा है, ऐसा ही होगा। शीतल गौर नहीं करती, लेकिन 4-5 दिन बाद जब वो कुएं में बार बार आकर खाना बनाते हैं, सब बैठकर खाते हैं, तो वो मिर्ची का पौधा बड़ा हो जाता है। अरे वाह, छोटा सा हरे कलर का मिर्ची का पौधा कितना सुंदर लग रहा है। अरे इसका मतलब कुएं के अंदर भी मिट्टी उपजाऊ है। मैं यहाँ पर कुछ भी उगा सकती हूँ, और अगर सही रहा तो मेरी ठंडी हरी भरी रसोई कितनी सुंदर लगेगी। मैं यहाँ पर और चीज उगा सकती हूँ, जैसे कि धनिया, पुदीना। क्यों माँ जी? क्या सच में बहू तू इस पुराने कुएं की ठंडी रसोई को हरा भरा बनाना चाहती है? हाँ माँ जी, मैं तो कब से ये सोच रही थी। तब शीतल उस कुएं की रसोई को और हरा भरा बनाने के लिए आसपास से टूटे मटके और प्लास्टिक की बोतल और छोटी मोटी रस्सी इकट्ठा कर लेती हैं, जिनको वो पेंट करके बहुत सुंदर सा बना देती हैं। किसी में धनिया, किसी में पुदीना, तो किसी में कोई और भी डालकर उन्हें कुएं के अंदर लटका देता है, जिससे कि वो बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। और फिर उसे बाजार से फेंकी हुई घिया, खीरे, तोरई, करेले मिल जाते हैं, जिनके बीज वो कुएं के अंदर लगा देती है और रस्सी बांध देती है। कुछ ही दिनों में वहां बेल निकल आती है, जिससे उसकी कुएं की ठंडी रसोई बहुत ज्यादा हरी भरी दिखाई देती है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। शीतल, तुमने इस कुएं की रसोई में जान डाल दी है। अब पुदीने का शिकंजी भी बनाकर पिला दो। सिर्फ शिकंजी क्यों जी, दाल चावल के साथ ये सलाद काट देती हूँ और घिया के पकौड़े भी बना देती हूँ। हाँ बहू, बहुत मजा आएगा। अरे इतना हरा भरा बन जाने के बाद ठंडक कम लग रही है। शीतल, मेरे पास एक देसी कूलर की जुगाड़ है। मैं जी। शीतल बेल से खीरे, घिया तोड़ती है, फिर धनिया, मिर्च, पुदीना भी बहू खाना तैयार करती है। सांस देने को शिकंजी बनाती है और अरविंद 2-3 मटके रखकर उस कुएं की सुरंग से पानी निकाल मटके में भर लेता है और एक एग्जॉस्ट फैन लगा देता है, जिसे चलाने पर पूरे कुएं में ठंडी हवा फैल जाती है और गर्म हवा बाहर निकल जाती है। कुछ ही देर में वो खाने का स्वाद लेते हैं। वाह, ऐसा खाना खाकर मजा आ गया। इसमें बहू तेरा बहुत दिमाग चलता है। आखिर तूने ठंडी रसोई तैयार कर दी, अब तो हम आराम से खा सकते हैं और यहाँ पर सो भी सकते हैं। हाँ माँ जी, अब मेरा चिंटू बीमार भी नहीं पड़ेगा। मम्मी, और खाना चाहिए। हाँ बेटा, ये ले। माँ जी, अब तो ना हमारा अचार पड़ेगा, ना दूध खराब होगा, फ्रिज का काम भी इसी तय खाने से हो गया। इतनी ठंडक जो है। हाँ बहू। अब गरीब परिवार अपने कुएं की ठंडी रसोई में आराम से रहता है और वहां पर उगी हुई सब्जी और फल आराम से खाते हैं। ये बात गांव वालों को पता चलती है तो वो पड़ोसी लोग भी देखने आते और खुश होते हैं। वाह बहू, तुमने तो बहुत बढ़िया इंतजाम किया है। हाँ बहू, तुमने बहुत अच्छा इंतजाम किया है। ऐसी हरी भरी रसोई का सुख तो मैंने कहीं नहीं देखा। लीजिए ना, आप भी खाइए, मैंने अपने हाथों से इस कुएं के अंदर उगाई है। हाँ हाँ बहू, ये तुम्हारे करेले की सब्जी तो बहुत बढ़िया है। सब बहू की मेहनत से हुआ है। मुझे अपनी बहू पर बहुत गर्व है। वो लोग खाना खाकर चले जाते हैं और गरीब परिवार उस कुएं में कुछ टाइम सो भी जाता है। अब तो खाना बनाने में शीतल को कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन एक बार इतनी भयंकर बारिश हो जाती है कि कुएं में पानी भर जाता है। अरे क्या हो रहा है? ऐसे तो मेरी रसोई बर्बाद हो जाएगी और मेरे हरी भरी खेती भी। तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ से पानी निकालने का इंतजाम करता हूँ और ढकने का भी। अरविंद बारिश थम जाने के बाद उसको वो सारा पानी बाल्टी से खींच खींच कर बाहर निकालता है। सास बहू उस जगह को सुखाते हैं और अरविंद कैसे लकड़ी का बड़ा सा ढांचा तैयार कर लेता है, जो कि कुएं को ढक भी देता था। और उसको सजाने के लिए उस पर फूलों की बेल शीतल लगा देती है, जो कि उनके कुएं को बाहर से और भी खूबसूरत बनाती है और बारिश से बचाती है। थोड़े दिन में उनके कुएं की हरी भरी ठंडी रसोई में सब्जियां फल फिर से खिलखिलाने लगती हैं। धूप के आने जाने का भी इंतजाम शीतल ने कर रखा था। तब एक दिन ज्यादा सब्जी देखकर वसुंधरा, बहू, ये ज्यादा सब्जी उग गई है, कहीं ये खराब ना हो जाए। ऐसे कैसे खराब हो जाएगी माँ जी? मुझे एक आइडिया आया है। मैं इस कुएं को ढाबा बना देती हूँ, छोटा सा, ताकि लोग यहाँ आए, सुकून से बैठकर गर्मी में खाना खाएं। और ऐसा खाना खिलाने से लोगों पर, हम पर विश्वास भी बनेगा, क्योंकि खुद का उगाया हुआ है और पैसे भी आएंगे। अरे बहू, तू तो इंजीनियर है या शेफ, मुझे ये बता। आपकी खतरनाक बहू हूँ माँ जी। शीतल 2-4 टेबल कुर्सी का इंतजाम करके वहां खाना बनाने लगती है और अरविंद बाहर बोर्ड लगा देता है, शीतल की कुएं वाली हरी भरी रसोई ढाबा।
जहां लोग खाना खाने आते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगती है। जैसी ये बात रघुराज के कान में जाती है, उसकी वो जमीन और कुआं पहले था, वो चिढ़ में आकर कुएं में कूड़ा डाल देता है और ऐसा बार बार करता है। अब देखता हूँ कैसे मेरे कुएं से बाहर नहीं आते हैं। इनको बाहर निकालने के बाद मैं यहाँ पर बिजनेस करूंगा, जुए का अड्डा बनाऊंगा और अमीर हो जाऊंगा। आहा, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, कुएं में जुए का अड्डा। अरे कौन है जो बार बार हमारे कुएं में कचरा फेंक रहा है? पहले लगा था माँ जी की ऐसे ही आ गया होगा, लेकिन कोई जानबूझकर कर रहा है। अब यहाँ पता लगाने के लिए हम इतने अमीर तो है नहीं कि सीसीटीवी कैमरा लगाएं। मेरे पास इसका भी जुगाड़ है माँ जी, देखती हूँ आज रात को ये हरकत कौन करता है। शीतल कुएं के बाहर कटीली झाड़ी और उसमें घंटी बांध देती है, जिससे कि आने का पता चल सके। रात को रघुराज आकर उस झाड़ी में फंस जाता है और घंटी बजने लगती है। सभी लोग बाहर आकर उसे पकड़ लेते हैं और पड़ोसी भी इकट्ठा हो जाते हैं। रघुराज अंकल, ये हरकत आप कर रहे हैं? आप तो यहाँ पर रहते नहीं है, फिर क्यों किया आपने ऐसे? अरे जिस कुएं का तुम मजा लेकर पैसे कमा रही हो, ये मेरी जमीन और मेरा कुआं है जो मुझे वापस चाहिए। खाली करो इसे। कैसी जमीन? ये जमीन आप बेचकर यहाँ से सालों पहले जा चुके हैं और ये जमीन अब कौशल्या आंटी की है। उन्होंने तो हमें कुछ नहीं कहा, वो तो यहाँ पर खाना खा कर गई हैं। और क्या रघुराज, ये मेरी जमीन है और इसके कागज मेरे पास हैं, जिस पर तुम दस्तखत करके जा चुके हो। दोबारा से ऐसे किया तो पुलिस से अंदर करवा दूंगी। अच्छा हुआ तुम्हारी हकीकत सामने आ गई। शीतल, अरविंद बेटा, इसको ऐसे किसी को कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि ये सूखा पड़ा, इसीलिए तुम कुछ भी कर सकते हो। मैं तुम्हें परमिशन दे रही हूँ, और वैसे भी उस जगह को रहने लायक तुमने बनाया है, तुमने मेहनत की है, तो उसका सुख भी तो तुम्हें मिलना चाहिए ना। शुक्रिया आंटी जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कौशल्या आंटी। बेटा, धन्यवाद से काम नहीं बनेगा। मैं तो तुम्हारी ठंडी हरी भरी कुआं की रसोई में आकर खाना खाऊंगी हमेशा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। रघुराज अंकल, अगर आप दोबारा कभी मेरे कुएं वाली रसोई के आसपास दिखे तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। अगली बार आपसे पुलिस बात करेगी। गांव के मर्द उसका गिरेबान पकड़कर उसे छोड़ देते हैं और रघुराज गुस्से में तमतमाता हुआ वहां से चला जाता है। तब सब लोग अपने अपने घर जाकर सो जाते हैं। अगले दिन बहू की कुएं वाली रसोई से खुशबू आ रही थी और उसे गर्मी भी नहीं लग रही थी। इतने में कस्टमर आकर, अरे भाई वाह शीतल बहू, ऐसा लग रहा है जैसे धरती के नीचे स्वर्ग बना दिया हो। ऊपर पूरा गांव तप रहा और यहाँ बैठकर गरम रोटी भी ठंडी हवा में खा रहे हैं। सच में ही इसे ही असली सुख बोलते हैं। मेरी बहू ने भूतिया सूखे कुएं को गांव की सबसे सुख वाली रसोई बना दी। कभी लोग यहाँ आने से डरते थे, अब देखो लोग यहाँ मेरी बहू के हाथ का खाना खाने आते। हाँ माँ जी, ये हम सब की मेहनत का नतीजा है, सिर्फ मेरी नहीं। अगर खुद पर विश्वास हो और इंसान कुछ करने की ठान ले तो कायनात भी उस सपने को हमसे पूरा करवाती है। इस तरह एक छोटी सी कोशिश उनकी जिंदगी से गर्मी गरीबी सब खत्म कर देती है। वो संतोष से अपने ऊपर घर में भी रहते थे, जिससे आमदनी के चलते हैं वो ऊपर का घर अच्छा बनवा लेते हैं। अब कूलर भी आ जाता है और कुएं के नीचे की ठंडी रसोई में हर कोई खाना भी खाता है। और ज्यादा सब्जी की पैदावार होने से अरविंद बाजार में भी सब्जी उगाने लगता है और इस तरह वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी कभी ऐसा सूखा कुआं मिलेगा तो आप ऐसी ही रसोई बनाएंगे या कुछ और करेंगे? कमेंट करके हमें जरूर बताइए।